सोचो, एक ऐसा आइलैंड जिसका नाम तो ग्रीनलैंड है, लेकिन जो लगभग पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड एक हजारों साल पुरानी सभ्यता का घर है। लोग अक्सर इसको उतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन सच ये है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और सिर्फ 56,000 लोगों की आबादी के साथ आज यह दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टॉर्म के बीच खड़ा है। ग्रीनलैंड को आज से लगभग 4,500 साल पहले इनुइट लोगों ने बसाया था। ये लोग दुनिया के सबसे हार्श एनवायरनमेंट में जीना जानते थे। बर्फ, अंधेरा, एक्सट्रीम ठंड, फिर भी इन्होंने यहाँ सर्वाइवल का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया। कई लोग इन्हें एस्किमोज भी कहते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और कल्चर इतना फैसिनेटिंग है कि वो अपने आप में एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। अब थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। इनुइट लोग अलग अलग जगहों से ग्रीनलैंड पहुंचे, कुछ रूस की तरफ से और कुछ नॉर्थ अमेरिका जैसे कनाडा और अलास्का से। उन्होंने यहाँ सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ग्रीनलैंड का एनवायरनमेंट इतना ब्रूटल था कि एक के बाद एक सिविलाइजेशन वाइप आउट होती गई। लोग आए बसे और फिर खत्म हो गए। ये साइकिल कई सदियों तक चलती रही। ग्रीनलैंड की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है 9वीं से 10वीं सदी में। यहीं से एंट्री होती है एरिक द्रेड की। एरिक द्रेड को आइसलैंड से एक्साइल कर दिया गया था। एक्साइल के बाद वह ग्रीनलैंड पहुंचा और यहीं पहली परमानेंट नॉर्स सेटलमेंट बनाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसने इसका नाम ग्रीनलैंड सिर्फ इसलिए रखा ताकि लोग आइसलैंड छोड़कर यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट हो जाएं। जब वह आइसलैंड वापस गया तो उसने कहा, यह दुनिया का सबसे सुंदर, ग्रीन और फर्टाइल लैंड है। रिजल्ट, 18 शिप्स फुल ऑफ नॉर्स सेटलर्स ग्रीनलैंड आ गए। लेकिन जैसे ही वे यहां पहुंचे, उन्हें के रियलिटी का शॉक लगा। पूरा आइलैंड बर्फ से ढका हुआ था। यहीं से ग्रीनलैंड की रिटन हिस्ट्री ऑफिशियली स्टार्ट होती है। यह सेटलमेंट सिर्फ बनी ही नहीं, बल्कि सदियों तक सरवाइव भी करती रही और किसी न किसी फॉर्म में आज भी एग्जिस्ट करती है। 13वीं सदी के बाद ग्रीनलैंड का डायरेक्ट कांटेक्ट शुरू होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों कंट्रीज का कल्चर काफी सिमिलर था। वाइकिंग रूट्स, एक्सट्रीम विंटर्स और नॉर्दर्न मोस्ट जियोग्राफी। इसी पीरियड में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। इस वजह से आज ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है, ना कि इसलिए क्योंकि वहां डैनिश कल्चर है, क्योंकि लोकल इनुइट कल्चर आज भी डोमिनेंट है। अब आते हैं 18वीं से 19वीं सदी के एक क्रूशियल मोमेंट पर। 1814 के आसपास नेपोलियन बोनापार्ट अपनी फाइनल वॉर हार गया और एक्साइल चला गया। इस वॉर में डेनमार्क, नॉर्वे एक साइड पर थे और अलायज़ जैसे रूस और स्वीडन दूसरी साइड पर। जब अलायस जीत गए तो ट्रीटी ऑन ऑफ कील 1814 के तहत डेनमार्क को नॉर्वे, स्वीडन को देना पड़ा, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क ने रिटेन कर लिया। यह ट्रीटी आज भी ग्रीनलैंड के पॉलिटिकल स्टेटस का बेस है। 1953 तक ग्रीनलैंड ऑफिशियली डेनमार्क की कॉलोनी था। 1953 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को फॉर्मली अपनी कंट्री का हिस्सा बना लिया और एक डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट किया। 1979 में ग्रीनलैंड के लोगों ने पहली बार कहा, हम अपना गवर्नेंस खुद चलाएंगे। डेनमार्क ने होम रूल दे दिया और ग्रीनलैंड की अपनी पार्लियामेंट बन गई। 2008 में एक और रेफरेंडम हुआ जिसमें ग्रीनलैंड ने सेल्फ रूल चूज किया। इसके बाद पुलिसिंग, कोर्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज ग्रीनलैंड के कंट्रोल में आ गए। डेनमार्क के पास सिर्फ डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रह गई। और अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड का साया 1814 की नेपोलियन बोनापार्ट की वॉर के साथ उसका विभाजन, डिवीजन होकर उसे कॉलोनी बनाकर डेनमार्क को दे दिया गया। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर अटैक किया और डेनमार्क को कैप्चर कर लिया, तो यूएस पहली बार ग्रीनलैंड में घुसा। और जब वह घुसा तब उसने अपना पहला बेस बनाया। वह ग्रीनलैंड की प्रोटेक्शन के लिए था। 1946 में नेटो बनने के बाद अमेरिका ने ऑफिशियली ग्रीनलैंड को डेनमार्क को वापस कर दिया और 1951 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके हिसाब से परमानेंट रूप में एक बेस अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना लिया, डेनमार्क की सहमति।
कंसेंट से, और यह बेस आज भी है। अब यहाँ पर हमें यह बात समझनी है कि 1867, 1910, 1946 और 2019 में अमेरिका ने अलग अलग समय पर डेनमार्क को ग्रीनलैंड बेचने के लिए ऑफर किया है, बार बार। जब 1867 में उसने रशिया से अलास्का को खरीदा, तब साथ ही साथ डेनमार्क को भी ऑफर दिया कि वह ग्रीनलैंड उसे बेच दे, मगर ग्रीनलैंड वॉज नॉट फॉर सेल और उन्होंने मना कर दिया। हालांकि डेनमार्क ने डेनिश वेस्ट इंडीज अमेरिका को 25 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के लिए बेच दिया, लेकिन उसने ग्रीनलैंड बेचने से मना कर दिया। यह था 1867। 1910 में भी ऑफर किया गया और वह भी डेनिश एम्बेसी ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। हालांकि 1946 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑफिशियली 100 मिलियन का ऑफर डेनमार्क को दिया कि वह ग्रीनलैंड बेच दे। याद रखिए कि ग्रीनलैंड तब तक सिर्फ एक कॉलोनी था, और इसी वजह से 1953 में जब उसे ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का राइट दिया गया, उसका एक मेजर रीजन यह भी माना जाता है। 1953 में जब ऑफिशियली उसे कॉलोनी से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया गया और डेनिश स्टेट का हिस्सा बना दिया गया, तब ग्रीनलैंड के सारे रेजिडेंट्स, जो आज की डेट में लगभग 56,000 हैं, वे सभी डेन्स बन गए और उन्हें डेनिश सिटीजनशिप मिल गई। साथ ही साथ 1979 में उन्हें सेल्फ रूल और 2009 में उसका एडवांस्ड वर्जन मिल गया। ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक है। नुक के अंदर डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी असेंबली में बैठते हैं और नुक के रिप्रेजेंटेटिव्स डेनमार्क की पार्लियामेंट में बैठते हैं। इस तरह से उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर अपने हिस्से को गवर्न करने का एक सिस्टम बनाया है, जिसकी डिफेंस पर हर साल डेनमार्क मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। मगर परमानेंट बेस सबसे बड़ा आज भी अमेरिका का ही है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिका वह कंट्री है जो ग्रीनलैंड को 4 बार खरीदने की पेशकश कर चुकी है। हर बार डेनिश लोगों ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया है, और शायद इसी वजह से यह मामला अब एस्केलेट कर रहा है। पिछले 50 सालों में ग्रीनलैंड के अंदर अनइमेजिनेबल क्वांटिटीज में रेयर अर्थ, यूरेनियम, ऑयल रिजर्व्स और फ्रेश वाटर आइस के भंडार मिले हैं। अभी फिलहाल डेनमार्क इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाता है तो ये सारे भंडार अमेरिका के हो जाएंगे, और शायद यही एक रीजन है कि अमेरिका उस दिशा में देख रहा है। इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो भी शिप कॉन्टिनेंटल एशिया से नॉर्थ अमेरिका जाएगी, वह आर्कटिक राउट से होकर ग्रीनलैंड को किसी ना किसी तरह क्रॉस करेगी। इसलिए उसकी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इक्वेशंस बन रहे हैं, वे ग्रीनलैंड की आज की सिचुएशन के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट के हिसाब से बन रहे हैं। वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये इसी बात पर डिपेंडेंट है। और इसी वजह से आज ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में से एक पर खड़ा है।